क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की एक लिस्ट जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाली। हालांकि वो लिस्ट प्रोविजनल है और उस प्रोविजनल लिस्ट में को लेकर भी जो शकूक व शुबहात लोगों के बीच में हैं और जिन शकूक व शुबहात की बुनियाद पर ये कहा जा रहा है कि जम्मू संभाग के साथ ज़्यादती हुई है, तमाम लोग जो हैं उनको कश्मीर संभाग से, कश्मीर प्रोविंस से सिलेक्ट किया गया है, हमने मालूम करने की कोशिश की कि आखिरकार हकाइक क्या हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के पास कितनी एप्लीकेशंस आई थी, इन एप्लीकेशंस में थे जम्मू संभाग की कितनी एप्लीकेशंस थी, इनमें से कश्मीर संभाग की कितनी एप्लीकेशंस थी, और उसके बाद जब शॉर्टलिस्टिंग हुई तो शॉर्टलिस्टिंग के वक्त क्या वाकई जम्मू संभाग के साथ ज्यादती हुई। जब हमने ये सब मालूम करने की कोशिश की, जो कुछ हमारे पास आया है या जो कुछ चीज़ें हमने गैदर करी हैं, ये तमाम चीज़ें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर और रीशेयर करते रहें ताकि ये तमाम तफसीलात आप तक पहुँचें और आपको जो हमारी तफ्तीश में या यूँ समझ लीजिए जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं वो हम आप तक पहुँचाएंगे। उसके बाद भी आप लोगों के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आपके पास ताकत है, आप पब्लिक सर्विस कमीशन से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत सवाल पूछ सकते हैं, वो आपको जवाब देंगे। आप जम्मू यूनिवर्सिटी से ये पूछ सकते हैं कि क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट आपने जम्मू यूनिवर्सिटी में क्यों इंट्रोड्यूस नहीं किया। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से ये पूछ सकते हैं कि क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री वहाँ पर क्यों नहीं। आप ये सब सवाल भी पूछ सकते हैं, पूछने भी चाहिए। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने 27 अक्टूबर 2017 को ऑनलाइन एप्लीकेशंस 20 पोस्टों के लिए इनवाइट करी। ये 20 पोस्टें क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की थी। इसमें ओपन मेरिट की 11 पोस्टें थी, आरबीए की 4 पोस्टें थी, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की 2 पोस्टें थी, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी की भी 2 पोस्टें थी और अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल की 1 पोस्ट थी। ये असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लगाने थे। उसके बाद कुछ लोग कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट की डायरेक्शन रिट पिटीशन सिविल नंबर, ध्यान से सुनिएगा, रिट पिटीशन सिविल नंबर 2138/2019 और उसके बाद एक सीएम नंबर 4035/2019। टाइटल था इसका महराजुद्दीन एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ J&K। ये लोग कोर्ट में चले गए। कोर्ट से एक डायरेक्शन आई कि जिन बच्चों का पीजी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में है आप उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। अब इसमें ये क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो भी थे जो बायोकेमिस्ट्री में जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन थी, उन लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ था। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा नहीं, आप सिर्फ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि ये मखसूस सब्जेक्ट है, एक स्पेशलाइजेशन है, उस स्पेशलाइजेशन के ही जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को आप बुलाएंगे। अब इन्हीं हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के ऐन मुताबिक 142 एप्लीकेशंस जो हैं वो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने को मिली, उनको स्क्रूटनाइज किया गया और इनमें से 35 कैंडिडेट, जिनमें से 34 ओपन मेरिट में, एक आरबीए में, जिनकी पीजी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री थी, उनको शॉर्टलिस्ट किया गया इंटरव्यू के लिए। मैंने ये भी मालूम करने की कोशिश की कि जम्मू रीजन से अलग अलग मजहबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, जिन लोगों ने क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में अप्लाई किया था, वो भी मैंने मालूम करने की कोशिश की, मगर क्योंकि सहाफ़त इजाज़त नहीं देती कि आप मज़हब की बुनियाद पर लोगों को बांटने का काम करें, स्टूडेंट्स को बांटने का काम करें, इसलिए क्योंकि वो नंबर इतना बड़ा नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता उसकी कोई इंपॉर्टेंस है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद इन 142 एप्लीकेशंस में से 35 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया और जैसे मैंने आपको कहा कि 142 एप्लीकेशंस आई और स्क्रूटनाइज की गई। उसमें देखा गया कि क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री किसके पास है। उसके बाद जो मेरिट बना था, जो ऑलरेडी क्राइटेरिया बना हुआ है, उस क्राइटेरिया में कौन लोग आते हैं, तो फाइनली 35 कैंडिडेट्स, जिसमें से 34 ओपन मेरिट के और एक रिजर्व बैकवर्ड एरिया का, रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया का एक आरबीए का कैंडिडेट जो है वो उन लोगों को, और ये तमाम कश्मीर संभाग से ताल्लुक़ रखने वाले थे। जम्मू प्रोविंस से कोई भी बच्चा 142 में से शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुआ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के इंटरव्यूज के लिए। मैंने बार बार ये उनसे पूछा कि क्या जम्मू पूरे संभाग से एक भी बच्चा इस काबिल नहीं था जो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में उसको आप इंटरव्यूज के लिए बुलाते, तो बताया ये गया क्योंकि क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट जम्मू यूनिवर्सिटी पढ़ाती नहीं, तो जाहिर सी बात है
जम्मू संभाग से कोई बच्चा मिला ही नहीं, और आप खुद हिसाब लगाएं कि 142 एप्लीकेशंस कुल मिली हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चों की तादाद कम है। अगर कुछ बच्चे जम्मू संभाग के बाहर से पढ़कर आए, उन्होंने अप्लाई क्यों नहीं किया, यह भी एक बड़ा सवाल है, जिस सवाल का जवाब भी ढूंढना होगा। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग यहां पर ये कि जो क्राइटेरिया बनाया गया था, उस क्राइटेरिया के एन मुताबिक शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में, अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कैटेगरी में कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल मिला ही नहीं, यानी रिजर्व कैटेगरीज की जो पोस्टें थी, इसीलिए 2 SC की पोस्टें, 2 ST की पोस्टें और 1 ALC की पोस्ट है, जिसको लेकर मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूं। ये इन पोस्टों को लेकर ये वैकेंट क्यों हैं, इनमें वैकेंसीज क्यों हैं। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन में जो हमारे, जिसको आप सूत्र भी कह सकते हैं, उनके ऐन मुताबिक इन कैटेगरीज में लोग ही नहीं मिले, और उसके बाद कैंडिडेट्स की शॉर्टलिस्टिंग, और ये सब कुछ हुआ है उस पब्लिक सर्विस कमीशन में जिस पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे लतीफुज्जमान देवा। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और ये उस दौर की बात है जब लतीफुज्जमान देवा जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे। ये इस नए पब्लिक सर्विस कमीशन की, जिस पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन BR शर्मा हैं और जिनके नए मेंबरान बने हैं, ये इनके दौर की बात तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद इन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है 11 अक्टूबर 2019 को पब्लिश की गई, और उसके बाद यह कहा गया कि भाई लिस्ट तो अखबार में आ चुकी है, अब जो भी कैंडिडेट्स रिप्रेजेंटेशन इस सिलसिले में इंक्लूजन के लिए, नॉन इंक्लूजन के लिए, मेरिट कट ऑफ पॉइंट्स को लेकर, अगर कोई भी बच्चा या कोई और अगर किसी को शकूक व शुबहात हैं, उसको लेकर अगर आप कोई सवाल जवाब करना चाहते हैं, आप कोई क्वायरी रेज करना चाहते हैं, तो आपको पूरी उसकी इजाजत है। ये 11 अक्टूबर 2019 को ये अखबारों में शाया हुआ। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पर शॉर्टलिस्ट को मॉडिफाई किया गया, क्योंकि 4-5 रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन को मिली, और दोबारा से इस लिस्ट को 22 अक्टूबर 2019 को दोबारा पब्लिश किया गया, इसी शॉर्टलिस्टिंग वाली लिस्ट को। अच्छा, अब आपको ठीक तरीके से याद होगा कि उसके बाद 22 अक्टूबर 2019 को जब ये शॉर्टलिस्टिंग दोबारा से हुई, तो फिर आपको ठीक से याद होगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन को ये ख्याल आया था कि उसके बाद 31 अक्टूबर हुआ। 31 अक्टूबर के बाद नवंबर के महीने में पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबरान को और चेयरमैन को ये पता चला कि अब वो पब्लिक सर्विस कमीशन के ना तो मेंबर हैं ना तो चेयरमैन हैं, अब नए मेंबर आएंगे और नए चेयरमैन को कुर्सी संभालनी है, तो उन्होंने कामकाज बंद कर दिया। उसके बाद ये सारा सिलसिला, उसके बाद आप जानते हैं कि PSC ने इंटरव्यूज नवंबर 2019 में कंडक्ट किए, और आप जानते हैं उन इंटरव्यूज को लेकर भी, चूंकि 31 अक्टूबर के बाद 23 नवंबर तक जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने कामकाज किया, वो सारे का सारा कामकाज जो है, उस सारे कामकाज पर सवालिया निशान खड़े हो गए थे, क्योंकि PSC जो है वो 31 अक्टूबर जिस दिन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया, उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन भंग हो जाना चाहिए था, लेकिन भंग हुआ नहीं। उसने कॉन्टिन्यूसली फंक्शन किया। उन्हें खुद मालूम नहीं था कि कानूनी ज़ाब्ते के तहत अब वो कामकाज नहीं कर सकते, उन्हें कुर्सियां छोड़नी है, लेकिन चूंकि उन्हें ये सब चीज़ें मालूम नहीं थी, कोई ऑर्डर भी नहीं आया। 23 अक्टूबर को जब अखबारों में ये बात आई, तो उसके बाद जाकर उन लोगों ने अपनी कुर्सी छोड़ी। जब उन्होंने कुर्सी छोड़ी 23 नवंबर 2019 को, ये जरा ध्यान से सुनिएगा, 23 नवंबर 2019 को उन लोगों ने कुर्सी छोड़ी। अब मामला आ गया नए पब्लिक सर्विस कमीशन के पास। जब नया पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ, जिसके चेयरमैन BR शर्मा और उसके अलावा उनके मेंबरान जो है वो चुने गए, तो उन्होंने, जो इतलात मेरे पास है उसके मुताबिक, उन पुराने किए हुए इंटरव्यूज को स्क्रैप किया, और उसके बाद दोबारा से नई पब्लिक सर्विस कमीशन ने 19 और 20 नवंबर 2020 को दोबारा से इंटरव्यूज किए, और रिजल्ट उसके बाद डिक्लेयर किया। इस रिजल्ट में 11 ओपन मेरिट कैंडिडेट और 1 RBA कैंडिडेट जो है सिलेक्ट किया गया है, और प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट को 11 दिसंबर 2020 को नोटिफाई किया है। ठीक है, अब ये प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है। पब्लिक सर्विस कमीशन से हमने बार बार पूछा क्या मतलब है प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट का, तो उन्होंने कहा प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट का ये मतलब होता है कि हमने ये लिस्ट तमाम लोगों के लिए शाया की है, तमाम अक्लमंद आकिल दानिशरों के लिए शाया की है, तमाम स्टूडेंट्स के लिए शाया की है,
जब आप ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए हमने ये लिस्ट शाया की है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है शाया करने के बाद कि अगर किसी ने कोई सवाल जवाब करने हैं, अगर किसी को कोई शक है, अगर किसी को लगता है इसमें कोई धांधली हुई है, कोई गड़बड़ी हुई है, किसी को लगता है किसी संभाग के साथ ज्यादती की गई है, किसी को लगता है कि किसी समुदाय के स्टूडेंट्स जो हैं इसमें कम आए हैं, किसी समुदाय के साथ ज्यादती हुई है, तो इस प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट पर सवाल भी खड़े किए जा सकते हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन से जवाब भी तलब किए जा सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत पूछा जा सकता है कि 142 कैंडिडेट्स में के नाम क्या थे, वो कहां के रहने वाले थे, किनको ड्रॉप किया गया, किनको सिलेक्ट किया गया, जिनको सिलेक्ट किया गया उनको किन बुनियादों पर सिलेक्ट किया गया। ये तमाम सवाल पब्लिक सर्विस कमीशन से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत पूछे जा सकते हैं। हमने पब्लिक सर्विस कमीशन से एक और सवाल पूछा। हमने उनसे ये कहा कि क्या वजह कि आपने आरबीए की 3 जो पोस्टें हैं आपकी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में वैकेंट हैं, 2 एससी की हैं, 2 एसटी की हैं और 1 एएलसी की है, क्या वजह? तो उन्होंने कहा कि इन कैटेगरीज में हमें कैंडिडेट मिले ही नहीं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स, यानी हमें इन कैटेगरीज में कैंडिडेट मिले ही नहीं, मिलते तो हम उन्हें भी सिलेक्ट करते, एलिजिबल होते तो हम उन्हें भेजते हैं। ये इम्तिहानात होने हैं, उसमें से 11 ओपन मेरिट की हैं, तो जाहिर सी बात है अगर ओपन मेरिट में आपके पास 11 पोस्टें हैं तो 11 × 3 33 कैंडिडेट्स आप बुलाएंगे। आपके पास अगर आरबीए में 4 हैं तो आप जाहिर सी बात है 12 कैंडिडेट्स इसमें बुलाएंगे। आपके पास एससी की अगर 2 पोस्टें हैं तो आप 6 लोगों को बुलाएंगे। शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में अगर आपके पास 2 पोस्टें हैं तो आप 6 लोगों को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, और अगर एएलसी में 1 है तो जाहिर सी बात है आप 3 लोगों को बुलाकर उनका इंटरव्यू करेंगे और उनमें से 1 को सिलेक्ट करेंगे। ये जाब्ता होगा जिस जाब्ते के तहत अलग अलग कैटेगरीज में और ओपन मेरिट में बच्चे बुलाए जाएंगे। अब जैसे मैंने आपको कहा कि जिन लोगों को बुलाया गया, पब्लिक सर्विस कमीशन का ये कहना है कि उन लोगों में से एलिजिबल लोग और वो लोग जिनका सब्जेक्ट क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री था, उनकी तादाद जैसे मैंने आपको कहा कि 140 थी। उन एप्लीकेशंस को जब स्क्रूटनाइज किया गया उनमें से फिर क्राइटेरिया देखा गया, जो लोग क्राइटेरिया में आते थे उनमें से 35 लोग जो हैं वो एलिजिबल हुए, 34 ओपन मेरिट के और 1 आरबीए का जिसके पास पीजी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में थी। तो ये तफसीलात हैं क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की। अब इन तफसीलात के बाद भी अगर देखिए जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है सारे प्रोसेस में, उन्हें ज़्यादा बेहतर मालूम होगा कि इंटरव्यू में वो क्यों नहीं गए, शॉर्ट लिस्टिंग के वक्त क्या परेशानियां हुई, शॉर्ट लिस्टिंग से पहले क्या परेशानियां हुई, वो दिक्कतें वो परेशानियां सबको मालूम होंगी। तो जाहिर सी बात है आपके पास एक ऑप्शन है, आप आरटीआई के जरिए सवाल पूछ सकते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन से। आप पब्लिक सर्विस कमीशन से अब चूंकि प्रोविजनल लिस्ट डिक्लेयर हुई है, इस प्रोविजनल लिस्ट के डिक्लेयर होने के बाद भी आपके पास ये हक है कि आप अभी भी इस लिस्ट पर भी सवाल खड़े कर सकते हैं। तो ये कुछ था क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री को लेकर जो हमारी पड़ताल है, उस पड़ताल में ये निकल कर आया है कि टोटल जो कैंडिडेट्स है 35 कैंडिडेट्स को, जैसे मैंने आपको कहा कि 11 लोगों को मैंने आपको बता दिया कि 11 पोस्टें ओपन मेरिट में थी। तमाम तफसीलात मैंने आपको दे दी हैं। अब फर्दर अगर आपको लगता है कि इसमें अभी भी कोई खमोपेच है तो पब्लिक सर्विस कमीशन में आरटीआई के जरिए या बाकी जितने भी माध्यम हैं उन माध्यमों के जरिए आप पता कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में जो कंट्रोवर्सी बनी है, जो सवाल जवाब हो रहे हैं, जो बातें सब पब्लिक में आ रही हैं, उनकी हकीकत क्या है।